हाय लर्नर्स, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। बुक 1 खत्म, पहले 8 चैप्टर खत्म। अब बारी है बुक 2 की, जहां पे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट और वैसे चैप्टर जो बच्चों को सबसे दिक्कत दे रहे हैं। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं वो चैप्टर जो मेरे प्यारे बच्चों का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर है, या जो बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत देता है। और उस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर, तो शुरू करते हैं। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, वीडियो भी थोड़ा सा बड़ा होगा, 1 घंटे का ऑलमोस्ट चलेगा। ध्यान से। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूसेज ऑफ फाइनेंस। क्या? ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट एज वेल यूसेज। याद रखना, ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट का मतलब हमारे बिजनेस को अगर पैसा चाहिए, फंड चाहिए, ये पैसा फंड हम अलग अलग सोर्सेस से ला सकते हैं, तो हमें किस सोर्स से लाना है? जहां पे मेरा जो कॉस्ट है, जो मेरे को रिटर्न पे करना है, वो हमेशा क्या होना चाहिए? मिनिमम। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड शुड बी मिनिमम। बट वो जो पैसा मेरे पास आया है, उस पैसे को हम इस तरीके से डिप्लॉय कर रहे हैं या इस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज यूटिलाइजेशन, कि उस पे जो मुझे रिटर्न मिले, दैट रिटर्न शुड बी मैक्सिमम। कि बच्चास द कॉस्ट हमेशा क्या होना चाहिए? मिनिमम। पर उसका जो रिटर्न है वो होना चाहिए मेरा मैक्सिमम। अब इसी के बाद इसमें एक और लाइन आ जाती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल्सो कंसर्न विद इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ फंड। मेरे बिजनेस को जितना भी पैसा, जितना भी फंड चाहिए, उतना हो, और मेरे पास कोई भी आइडल फंड नहीं होना चाहिए। मेरे बिजनेस को जितना भी पैसा, जितने भी फंड की रिक्वायरमेंट ना हो, और कोई भी आइडल पैसा ना हो। अब इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसको हम रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कहते हैं या इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कहते हैं। कोई भी बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल हेल्थ जब भी मुझे देखना है, तो मुझे एक ही चीज देखनी होती है, वो है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जब भी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता हूं, तो मेरे दिमाग में दो ही चीज आती है। पहला बैलेंस शीट, दूसरा पीएनएल। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट अगर हमने यहां बनाई, तो एक हो गया नॉन करंट एसेट, एक हो गया करंट एसेट। ये है शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहला ध्यान रखिएगा, दैट इज द साइज एंड कंपोजिशन, कि सर मेरा टोटल फिक्स एसेट कितना है और उसमें कौन सी फिक्स एसेट्स है। क्या बोला मैंने? द साइज एज वेल एज कंपोजिशन ऑफ व्हाट? फिक्स एसेट। सर फर्स्ट पॉइंट तो हो गया साइज एंड कंपोजिशन, दूसरा क्या? सर हमें यह भी तो जानना है कि सर मेरा टोटल ऑफ करंट एसेट क्या है। जब हम टोटल ऑफ करंट एसेट की बच्चों बात करते हैं, तो हमारे लिए वो भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे करंट एसेट्स में स्टॉक कितने हैं, हमारे करंट एसेट में डेटर्स कितने हैं, हमारे करंट एसेट में कैश बैलेंस कितना है। तो इसी को आपकी बुक्स थोड़ा बेटर लिखती है, द क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स एंड इट्स ब्रेकअप इनटू कैश, इन्वेंटरीज और रिसीवेबल्स। और ऐसा बुक्स में कहा गया है, जैसे जैसे हमारे बिजनेस में फिक्स एसेट इंक्रीज होता है, विद उसके वजह से पैरेलली, साइमल्टेनियसली क्या इंक्रीज होगा? हमारा करंट एसेट्स। कि जितना फिक्स एसेट इंक्रीज होगा, उतना ही करंट एसेट भी इंक्रीज होता है। थर्ड, कि जो अब बिजनेस में पैसा चाहिए, उसमें से लॉन्ग टर्म कितना हो और शॉर्ट टर्म कितना हो। The amount to be raised from long term and short term. प्रभु, जब आप लॉन्ग टर्म से पैसा लाओगे, थोड़ा सा एक थोड़ा सा याद कर लेना। लॉन्ग टर्म से अगर हम पैसा ला रहे हैं, तो एल से लॉन्ग टर्म, एल से लिक्विडिटी। शॉर्ट टर्म से हमें मिलेगी प्रॉफिटेबिलिटी। लॉन्ग टर्म से क्या मिलेगी? लिक्विडिटी। शॉर्ट टर्म से मिलेगी प्रॉफिटेबिलिटी। उसका रीजन है कि करंट लायबिलिटी सस्ती होती है एज कंपेयर टू नॉन करंट लायबिलिटी। क्या गाइस? जो भी मेरी करंट लायबिलिटीज है, वो कंपेरेटिवली चीपर है एज कंपेयर टू नॉन करंट लायबिलिटीज। अब नेक्स्ट है,
हमें ये तो डिसाइड कर लिया। अब चौथा पॉइंट है ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म। हमें ये भी देखना है प्रभु जो हम पैसा ला रहे हैं उसमें से डेब्ट से कितना और इक्विटी से कितना। जो मैं पैसा लाने का सोच रहा हूं उस पैसों में डेब्ट का हिस्सा कितना होगा और इक्विटी का कितना। और लास्ट, ये तो बैलेंस शीट के 4 पॉइंट हो गए। हमें ये भी देखना है ऑल द आइटम्स के सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट ही नहीं, पीएनएल के आइटम्स, प्रॉफिट कौन से, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, रेंट वगैरह हमारा कितना होने वाला है। नेक्स्ट है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव एक ही है, क्लियर से याद रख लेना, दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और प्रभु ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक ही मतलब इंक्रीज इन शेयर प्राइस। हमारे कंपनी के शेयर प्राइस क्या होने चाहिए, इंक्रीज। ये कब होंगे, जब मैं स्टार्टिंग से जो आपको पढ़ा रहा हूं, जो भी मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, या तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, दैट शुड बी मोर, रिटर्न किससे ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू द कॉस्ट। जो भी हमारा वैल्यू एडिशन हो रहा है उस पर जो रिटर्न आ रहा है वो हमेशा किससे ज्यादा हो एज कंपेयर टू द कॉस्ट। अब नेक्स्ट है हमारे डिसीजन। 3 डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड। इन्वेस्टमेंट का मतलब कहां कहां हम हमारे पैसे लगा रहे हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की बात करें तो 2 तरीके के होते हैं, पहला लॉन्ग टर्म, दूसरा शॉर्ट टर्म। जो भी हमारे फर्म्स के पैसे हैं उसको हम कैसे लगा रहे हैं, तो 2 तरीके का है, पहला है लॉन्ग टर्म, दूसरा है शॉर्ट टर्म। अब याद रखना जो लॉन्ग टर्म है उसका एक फैंसी नाम दिया है, और उस फैंसी नाम का नाम क्या है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्रूशियल। जैसे आगे जाके आप पढ़ोगे शादी कि ये लॉन्ग टर्म है, हाई रिस्क है, लार्ज अमाउंट है, इरिवर्सिबल शादी की तरह, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट, इरिवर्सिबल। पर इसमें जो एमसीक्यू बनता है, ध्यान से समझना, एक एमसीक्यू कि ये 3 पॉइंट बोल रहा हूं। आपके फिक्स एसेट्स में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, आपके साइज ऑफ एसेट्स, आप उस पर कितना प्रॉफिट्स कमा रहे हो, और तीसरा है कॉम्पिटिटिव, SPC, साइज ऑफ एसेट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। वैसे ही वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो फंड्स हमें चाहिए फॉर डे टू डे ऑपरेशंस। हम बिजनेस कर रहे हैं तो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो भी मुझे पैसा चाहिए उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। एंड दे आर अफेक्टेड बाय 2 थिंग्स, LP। कौन सी 2 चीजें हैं, LP। L stands for liquidity and P stands for profitability. L क्या चीज के लिए स्टैंड करता है, it stands for liquidity, and जो मेरा P है it stands for profitability. अब हम आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट है, what are the factors affecting my capital budgeting decision। तो गाइस इसके अंदर 3 पॉइंट है। सबसे पहला है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। गाइस कोई भी बिजनेस में हम पैसा लगाते, कीवर्ड बता रहा हूं, सीरीज ऑफ कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट। बहुत सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा जाने वाला है, तो देखो अब इन्वेस्ट करने से कितना पैसा कब कहां डेवलप करोगे। तो कोई भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले हमें यह जरूर देख लेना है कि उस बिजनेस से मेरा इनफ्लो कितना है और कितना मेरा आउटफ्लो है। तो कीवर्ड क्या रखोगे, सीरीज ऑफ कैश रिसिप्ट एंड सीरीज ऑफ कैश पेमेंट। दूसरा पॉइंट, सर रेट ऑफ रिटर्न। सिंपल सी बात है, 2 प्रोजेक्ट है, किसी एक प्रोजेक्ट को मुझे चुनना है, तो गाइस मैं हमेशा वो ही प्रोजेक्ट प्रेफर करूंगा जहां पे मुझे मिले हायर रिटर्न। कौन सा प्रोजेक्ट प्रेफर करोगे, हायर रिटर्न। बट एक चीज ध्यान रखेंगे, हम ये अज्यूम करते हैं कि द रिस्क रिमेन सेम, कि दोनों प्रोजेक्ट में अगर मेरा रिस्क सेम है तो हम वही प्रोजेक्ट लेंगे जहां पे
मेरा क्या है, रिटर्न ज्यादा। नेक्स्ट है अदर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। बहुत सारी चीजें कि भाई रिटर्न बहुत अच्छा है पर आपको चाहिए 10,000 करोड़, दैट इज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर दूसरा है आप लोगों का रिटर्न ऑन, आपको जिस रेट पे पैसा मिल रहा है वो तो अधिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो ही है, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, दूसरा है रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब बहुत ही सिंपल है, जो भी मेरे बिजनेस को पैसा चाहिए वो पैसा मैं कहां से ला रहा हूं। कोई भी बिजनेस को पैसा दो ही जगह से आ सकता है, एक होता है बोरोड फंड और एक होता है ओनर्स फंड। बोरोड फंड मतलब डेब्ट, ओनर्स फंड मतलब हमारे लिए शेयर्स डिबेंचर्स, जो शेयर्स इक्विटी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। एक टर्म है फाइनेंशियल रिस्क, मतलब जिन किसी से मैंने पैसा उधार पे लिया है, मुझे इंटरेस्ट देना है ना, ऑब्लिगेशन, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, बच्चा बालक। अगर तुम वो नहीं चुका पा रहे तो रिस्क है, उस रिस्क को हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल रिस्क। द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट क्या चीज का, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। अगर मैंने किसी से पैसा उधार पे लिया है तो मुझे उस पर क्या पे करना है, इंटरेस्ट। अगर वो मैं नहीं पे कर पा रहा, मेरे लिए क्या हो गया, फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, और एक और इसमें डेफिनेशन है द कॉस्ट इन्वॉल्व, पैसा पाने के लिए, शेयर्स से पैसा पाने के लिए प्रोस्पेक्ट अंडर जो भी खर्चा, पैसा पाने के लिए जो हमें खर्चा लग रहा है उसे हम बोलेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट। कितना पैसा रेस करना है अलग अलग जगहों से। तो उसमें दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू डिटरमाइन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंशियल रिस्क। एक चीज याद रखना, डेट बहुत ज्यादा सस्ता होता है। जैसे जैसे हम डेप्थ, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं, जैसे जैसे आप डेप्थ को इंक्रीज करोगे हमारा फाइनेंशियल रिस्क डिक्रीज होगा, बट जो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी फाइनेंशियल, सॉरी डेप्थ को इंक्रीज करोगे, सॉरी डेप्थ को इंक्रीज करोगे तो रिस्क बढ़ेगा, ऑब्लिगेशंस बढ़ेंगे। लेकिन डेप्थ सस्ता है उसके वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होगा। डेप बढ़ा, फाइनेंशियल रिस्क गया, डेप बढ़ा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज हुआ। ये एमसीक्यू बन सकता है, याद रखना। विद इंक्रीज इन डेप्थ फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीजेस, बट जो मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो एक तरीके से डिक्रीज होगा। चलो अब इसी के फैक्टर्स पे आते हैं। सबसे पहला है कॉस्ट। हमेशा मैंने देखा था, मैं डेप्ट और इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाऊंगा। सबसे पहले डेप्ट, तो डेप्ट हमेशा क्या होता है हमारे लिए चीपर, और जो इक्विटी है वो है कॉस्टली। एज अ प्रूडेंट मैनेजर हमें कौन सा सोर्स लेना चाहिए, डेप्ट, मतलब हमेशा सस्ता। रिस्क, रिस्क मतलब हर सोर्स का अलग अलग रिस्क है। हायर रिस्क इसमें है डेप्ट। द रीजन इज, अगर मैंने किसी से पैसा उधार पे लिया है तो हर साल हमें क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। और इक्विटी में कोई रिटर्न देने की जरूरत नहीं। थर्ड पॉइंट, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट इज नथिंग बट द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन रेजिंग द फंड्स। अब इक्विटी में अंडरराइटर्स, प्रोस्पेक्टर्स, ब्रोकर्स, क्या बोलते हैं, बहुत सारे खर्चे लगते हैं। वही डिबेंचर्स में हमारे यहाँ लोन से हमें सिर्फ कोलैटरल, छोटे मोटे खर्चे। तो ये कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड ज्यादा किसमें है, इक्विटी। अब एक कंपनी चाहती है कि उसका फ्लोटेशन कॉस्ट कम रहे, लो फ्लोटेशन कॉस्ट, क्या चाहिए भैया, डेब्ट। ये फ्लोटेशन कॉस्ट हाई चलेगा, क्या ले लोगे, इक्विटी। अब नेक्स्ट है कैश फ्लो पोजीशन, कि भाई साहब जब इंटरेस्ट देना है तो आउटफ्लो, मेरे पास बहुत तगड़ा, I have a strong cash flow, बहुत ज्यादा पैसा हाथ में है। If we have a strong cash flow, हम आराम से क्या दे सकते हैं, इंटरेस्ट। और अगर हम इंटरेस्ट आराम से दे सकते हैं तो प्रेफर करो डेब्ट फाइनेंसिंग। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज इसलिए डेब्ट लेती है बिकॉज दे हैव अ स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, वो आराम से क्या पे कर पाएंगे, इंटरेस्ट। और वही अगर मेरा कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग नहीं है, पता नहीं भाई दे पाए नहीं, तो हमें क्या प्रेफर करना चाहिए, इक्विटी। नेक्स्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। बिजनेस को चलाने के जो खर्चे हैं, रेंट, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस बहुत ज्यादा है। रेंट, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस बहुत ज्यादा है, बिजनेस में ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो लेना चाहिए क्या, इक्विटी, डेप्ट ना भाई, डेप्ट मत लेना।
फिर इंटरेस्ट का खर्चा और बढ़ जाएगा। अगर मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है तो गो फॉर इक्विटी, खर्चे ही नहीं है बिजनेस चलाने को, तो गो फॉर डेट। नेक्स्ट है कंट्रोल। आप अपने बिजनेस का कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हो क्या? जो भी आपके बिजनेस का कंट्रोल है अपने पास ही रहे, तो हम क्या प्रेफर करेंगे? डेप्ट। क्योंकि आप जितना ज्यादा इक्विटी दोगे, कंट्रोल सामने वाले का, शार्क टैंक मतलब जितने शेयर्स देते हो कंट्रोल चाहता है, डेप्ट में कंट्रोल नहीं चाहता है। कंट्रोल अपने पास रखना है, क्या प्रेफर करोगे? क्या प्रेफर करोगे? डेप्ट। और कंट्रोल चाहे तो चलेगा, क्या प्रेफर करोगे? इक्विटी। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। दो तरीके के होते हैं, बुलिश और बेयरिश। बढ़ते हुए मार्केट को क्या बोलोगे? बुलिश। गिरते हुए मार्केट को क्या बोलोगे? बेयरिश। हरा मार्केट है, हर्षद मेहता, मतलब क्या प्रेफर करोगे? शेयर्स। और डिप्रेस यानी मंदी में क्या प्रेफर करोगे? डेप्ट। डन। इसी के साथ हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन खत्म। चलो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन इज नथिंग बट दैट डिसाइडिंग कितना प्रॉफिट का हिस्सा हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है टू शेयर होल्डर्स। क्या डिसाइड करना है? यहाँ पे हम डिसाइड कर, कितने मिनट हो गए? धीरे 15 मिनट हो गए, सही चल रहा है ना? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू होम? टू शेयर होल्डर्स। उसे हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड डिसीजन। अब यहाँ पे हम ये डिसाइड करते हैं जो भी हमने प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट के साथ हमें क्या करना है, क्या हमें रिटेन अर्निंग्स देनी है, क्या हमें उसे डिविडेंड है। तो बहुत सारे फैक्टर्स है, एट द एंड इंटेंशन एक ही होगा। ये सारे डिसीजन हम एक ही मोटिव के साथ कर रहे हैं, दैट इज मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ। चलो सबसे पहला है अमाउंट ऑफ अर्निंग्स पेड आउट ऑफ करंट एंड पास्ट ईयर। इस साल ज्यादा पैसा कमाया है या लास्ट ईयर मैंने ज्यादा पैसा कमाया है, इस वजह से मैं अगर ज्यादा डिविडेंड देता हूं तो आंसर क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। या इस साल कम पैसा कमाया है तो कम डिविडेंड दे रहा हूं, या लास्ट ईयर कम पैसा कमाया था इसलिए डिविडेंड कम दे रहा हूं, तो फैक्टर क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। दूसरा स्टेबल, मेरे बिजनेस में स्टेबल है, हर साल इतना पैसा तो कमा ही लूंगा। अर्निंग्स कैसी है? स्टेबल। स्टेबल है तो हाई डिविडेंड। अर्निंग्स कैसी? अनस्टेबल तो क्या? लो डिविडेंड। स्टेबल अर्निंग्स हाई डिविडेंड, अनस्टेबल अर्निंग्स लो डिविडेंड। थर्ड है हमारा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। भाई हम एक ऐसे बिजनेस में हैं जहां पे बहुत ही ज्यादा हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। एक का दो, दो का चार हो सकता है। जब हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है तो अपन प्रेफर करेंगे रिटेन अर्निंग्स। लेकिन अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, कुछ भी कर लो इससे ज्यादा नहीं कमा सकते, तो हमें क्या प्रेफर करना चाहिए? लो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में डिविडेंड। नेक्स्ट है कैश फ्लो पोजीशन। जब कभी भी हम डिविडेंड देते हैं इट इन्वॉल्व्स एन एक्चुअल कैश आउटफ्लो। मान लो बात, अब मैंने 100 करोड़ के परचेज को 500 करोड़ में बेचा, भले ही प्रॉफिट कमाया है, बट मेरे पास पैसा नहीं है, वो पैसा 3 साल बाद आएगा। नहीं, तो डिविडेंड देने के लिए वी नीड अ सफिशिएंट कैश बैलेंस। क्या होना चाहिए? सफिशिएंट कैश बैलेंस। अगर मेरे पास सफिशिएंट कैश बैलेंस नहीं है तो वी कांट पे डिविडेंड। सो अगर अवेलेबल ऑफ कैश बैलेंस, गो फॉर डिविडेंड, नहीं तो वी नीड टू गो फॉर रिटेन अर्निंग्स। नेक्स्ट, टैक्सेशन पॉलिसी। अब हमेशा हर शेयर होल्डर को दो तरीके के टैक्स भरने हैं, एक होता है टैक्स ऑन डिविडेंड और एक होता है कैपिटल गेन्स। बट ये जो डिविडेंड पे टैक्स है, डिविडेंड इज एन इनकम फॉर शेयर होल्डर्स। किसकी इनकम है? शेयर होल्डर्स। बट इस डिविडेंड पे टैक्स कौन पे कर रहा है? कंपनी। जो डिविडेंड है इस पे टैक्स कौन पे कर रहा है? कंपनी। और उस टैक्स को हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। उस कंपनी जो टैक्स भर रही है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। मतलब
अपना डिविडेंड बढ़ता जा रहा है, सॉरी टैक्स रेट बढ़ता जा रहा है, तो डिविडेंड कम। और अगर टैक्स रेट कम हो गया तो कंपनी क्या प्रेफर करेगी? हाई डिविडेंड। लो टैक्स हाई डिविडेंड, हाई टैक्स लो डिविडेंड, ऐसे चलेगा टुक 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 टुक। चलो आगे बढ़ते हैं स्टॉक मार्केट। इंक्रीज, मैं जानबूझ के ज्यादा डिविडेंड दे रहा हूं ताकि स्टॉक मार्केट में एक पॉजिटिव न्यूज आए, अच्छी न्यूज आए, लोग मेरी तारीफ करने लगे, अरे वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया। स्टॉक मार्केट में पॉजिटिव न्यूज आए, बेटर इमेज बने, इसलिए अगर मैं ज्यादा स्टॉक प्राइस बढ़ाने के लिए डिविडेंड बढ़ानी है तो हमें क्या देना चाहिए? हाई डिविडेंड। स्टॉक मार्केट में गुड न्यूज या शेयर प्राइस बढ़नी चाहिए तो हमें प्रेफर करना है हाई डिविडेंड। डन। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी। हम डिविडेंड तभी बढ़ाते हैं जब देयर इज अ पोटेंशियल इंक्रीज इन अर्निंग पोटेंशियल। अगर छोटा मोटा इनकम चेंज हुआ है, फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना डिविडेंड कब बढ़ाऊंगा? जब देयर इज अ सब्सटैंशियल इंक्रीज। कहां पे? अर्निंग पोटेंशियल, मेरे पैसे कमाने की क्षमता अगर एक्चुअली बढ़ जाएगी तभी हम डिविडेंड को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स दो तरीके होते हैं, एक रिस्क टेकर और रिस्क अवर्स। अगर शेयर होल्डर्स मेरा रिस्क लेना चाहते हैं तो ले लो रिटेन अर्निंग्स, बट मेरे शेयर होल्डर्स को रिस्क नहीं लेना तो प्रेफर करो रिटेन अर्निंग्स। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, लार्ज रेप्यूटेड एंड क्रेडिट वर्दिनेस। जो रेप्यूटेड है, क्रेडिट वर्दिनेस है, जिनकी मार्केट में अच्छी गुडविल है, वो इजीली मार्केट से फंड रेज कर सकते हैं, तो उनको खुद से पैसों से मतलब नहीं, जब पैसा चाहिए मिल जाता है, तो वो क्या प्रेफर करेंगे? डिविडेंड। रेप्यूटेड। पर अगर अपन नया नया कंपनी, अपने को कोई जानता नहीं है, तो अभी अपने को क्या प्रेफर करना चाहिए? क्या करना चाहिए? रिटेन अर्निंग्स। अब दो तरीके के कांस्टेंट है, एक है लीगल, एक है कॉन्ट्रैक्चुअल। लीगल का मतलब हमें किसके रूल्स को फॉलो करना है? कंपनी, सेबी, जो भी गवर्नमेंट है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी हमारे गवर्नमेंट है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, कंपनीज एक्ट वगैरह, वो हो जाएगा लीगल। कॉन्ट्रैक्चुअल में एक सिंपल है, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द लेंडर, जिससे मैंने पैसा लिया है उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, जब तक आप मेरा पैसा नहीं चुका देते आप डिविडेंड नहीं दे सकते। क्या रिस्ट्रिक्शन है? जब तक आप मेरा पैसा नहीं चुका देते आप डिविडेंड नहीं दे सकते, उसे हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्शन। लेंडर में वो सच रिस्ट्रिक्शन, डिविडेंड, तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्चुअल। इसी के साथ चैप्टर का मेजर टॉप खत्म हुआ, वो था हमारे डिसीजंस। अब चैप्टर के आधे पार्ट, सेकंड पार्ट पे हम चल रहे हैं। ऑलमोस्ट कितना, मेरे ख्याल से 20-25 मिनट का वीडियो बन चुका है। ये 25-30 मिनट का और बनेगा, तो बने रहिएगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब मेकिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, सही एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट बनाना कि हमें इनफ फंड्स आर अवेलेबल एट राइट टाइम। हमारे बिजनेस को जितने भी पैसे की जरूरत है वो सही समय पे अवेलेबल होना चाहिए। इस तरीके का फाइनेंशियल स्टेट ब्लूप्रिंट हम इसे बोलते हैं, एस्टीमेट, कि अलग अलग सिचुएशन में मेरे बिजनेस को कितने पैसों की जरूरत होगी। तो इसके अंदर हम तीन चीजें बनाते हैं। सबसे पहले अपना सेल्स फोरकास्ट बनाया कि अलग अलग सिचुएशन में हमारा सेल्स कितना होगा। उस बेसिस पे हमने बनाया अपना एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं अपना एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और लास्ट स्टेप है हम एस्टिमेट करेंगे, जब ट्रेडिंग पैनल बनाया फिर हम एस्टिमेट करेंगे कि मेरे बिजनेस का प्रॉफिट कितना होने वाला है। एस्टिमेटिंग द प्रॉफिट। अब इसके दो सिंपल ऑब्जेक्टिव है, टू इंश्योर अबिलिटी, हमारे बिजनेस में इंश्योर करना जितना पैसा चाहिए हमें, आज 10 लाख 20 लाख, अबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड। भैया आज चाहिए तो आज ही, कल आने से मतलब नहीं, राइट टाइम। दो चीजें, एक है राइट टाइम और एक है राइट अमाउंट, कि इंश्योर करना प्रॉपर एस्टिमेशन की अलग अलग सिचुएशन में जो भी पैसा चाहिए सही समय पे अवेलेबल हो और वो सही सोर्स से भी हो, राइट टाइम। दूसरा है राइट अमाउंट। अमाउंट क्यों? सर आपको जबरदस्ती
ना ज्यादा पैसा लाना है ना कम। अगर मैं ज्यादा पैसा ला रहा हूं तो उससे मेरे बिजनेस का कॉस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और मैं अगर कम पैसा ला रहा हूं तो उससे क्या होगा, मैं अपने बिजनेस के टारगेट्स पूरे नहीं कर पाऊंगा। अब हमारे फाइनेंशियल प्लान दो तरीके के होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म वाले को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान से सुनना, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान्स को क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और शॉर्ट टर्म को हम बोलते हैं बजट। लॉन्ग टर्म को क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। शॉर्ट टर्म को हम बोलते हैं बजट। नेक्स्ट, चलो अब आगे बढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी इजी। हम अभी मैंने आपको बताया फाइनेंशियल प्लान में हम फोरकास्ट कर रहे हैं कि बिजनेस के अलग अलग सिचुएशन में हमें कितना पैसा चाहिए। हेल्प्स इन फोरकास्टिंग अंडर डिफरेंट सिचुएशन। भाई साहब, जब तुम पहले से प्लानिंग करके रखते हो, प्लानिंग का इंपॉर्टेंस है, हेल्प टू ऑब्जॉर्व बिजनेस शॉक्स, अवॉइडिंग शॉक्स एंड सरप्राइजेस। अब दो पॉइंट इजी। जब पहले से प्लान करोगे, सारे डिपार्टमेंट के बीच में क्या होगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन होगा, उससे क्या रिड्यूस होगा, वेस्टेज एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। 4 पॉइंट सिंपल, फोरकास्ट किया, अवॉइड बिजनेस शॉक्स किया, कोऑर्डिनेट किया, रिड्यूस वेस्ट। और 2 पॉइंट और, लिंक करना आज को कल के साथ, इन्वेस्टमेंट को फाइनेंसिंग के साथ। और इसी के थ्रू हम इवैल्यूएट कर सकते हैं लोगों के एक्चुअल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल प्लानिंग करने का सिंपल सा फंडा है, वी नीड टू इवैल्यूएट द एक्चुअल परफॉर्मेंस कि लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड। अब बहुत एक और इंपॉर्टेंट है, बट कहीं ना कहीं फाइनेंसिंग डिसीजंस ऐसा है। कैपिटल स्ट्रक्चर इज जस्ट अ मिक्स बिटवीन दो चीजों का मिक्स होता है, एक होता है ओनर्स फंड, एक होता है बोरोड फंड। अब इसके अंदर एक चीज याद रखिएगा, हमेशा कॉस्ट ऑफ डेब्ट सस्ता है। तो जो पैसा मनी लेंडर है, जो लोन पे दे रहा है, उसका रिस्क कम है, उसका रिस्क कम है बिकॉज उसको पक्का पैसा मिलेगा। लास्ट असर्शन रीजन में आया था, द रिस्क ऑफ मनी लेंडर इज लो, क्योंकि उसको श्योर है पैसा मिल ही जाएगा। पर इक्विटी वाले का कोई गारंटी नहीं है, शेयर चल भी सकता है और डूब भी सकता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है इसके फैक्टर्स। सबसे पहला है कैश फ्लो पोजीशन। मेरे पास सफिशिएंट कैश बैलेंस है। अभी भाई ये सफिशिएंट कैश बैलेंस मतलब इतना पैसा होना चाहिए कि आप बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशंस कर पा रहे हो, फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हो, और डेब्ट सर्विस की इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी हो तो आप इंटरेस्ट वगैरह को भी चुका पा रहे हो। क्या गाइस, ये सारी चीजें, सारी की सारी चीजें आप प्रॉपरली कर पा रहे हो, 3 चीजें याद रखना। उसके बाद भी अगर आपके पास सफिशिएंट पैसा बच गया तो दे देना इंटरेस्ट, ले लेना डेब्ट, नहीं तो क्या प्रिफर करो, इक्विटी। आईसीआर बहुत सिंपल सा रेशियो, नंबर ऑफ टाइम्स माय इंटरेस्ट कैन पे ईबीआईटी। इसका फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। अगर मेरा आईसीआर हाई है मतलब मैं उतनी बार इंटरेस्ट भर सकता हूं। अगर आईसीआर हाई, प्रिफर करो डेब्ट, आईसीआर लो, प्रिफर करो इक्विटी। आईसीआर और का एक दो लिमिटेशन है कि आईसीआर जस्ट टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट, और हमें साथ में क्या देखना है, प्रिंसिपल ऑब्लिगेशन। कई बार ये हो सकता है मेरी अर्निंग्स बहुत ज्यादा है पर एक्चुअल में नहीं, मतलब सर पैसा तो कमाया है पर पैसा 5 साल बाद मिलने वाला है, तो ईबीआईटी तो ज्यादा होगा अकाउंट्स वालों, पर एक्चुअल में पैसा नहीं है। तो इसका बेटर वर्जन है डीएससीआर, जहां हम देखते हैं एक्चुअल इनफ्लोस डिवाइड बाय एक्चुअल आउटफ्लोस। अगर हायर डीएससीआर भी है तो क्या प्रेफर करोगे, डेब्ट, और अगर डीएससीआर कम है तो प्रेफर करोगे इक्विटी। सेम, बट विच वन हैज अ वाइडर स्कोप, डीएससीआर, क्योंकि आईसीआर सिर्फ और सिर्फ बात करता है इंटरेस्ट की, डीएससीआर बात करता है इंटरेस्ट के साथ साथ, इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल ऑब्लिगेशन। अब नेक्स्ट है रिटर्न। अब भाई ये वाला ना सम से आपको समझ आता है, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या बोलता है। रिटर्न इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड 100। इसके लिए प्लीज सम देख लीजिएगा, सम का वीडियो मैं नेक्स्ट वीक डालूंगा ही।
तो जब भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट, उसको हम बोलते हैं फेवरेबल लिवरेज। और हमें क्या प्रेफर करना है? इक्विटी। इक्विटी को बढ़ाएंगे, डेब्ट को बढ़ाएंगे, इक्विटी को गिराएंगे। तो ट्रेड, हम इक्विटी को ट्रेड कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल रिस्क बढ़ा रहे हैं ताकि क्या इंक्रीज हो? अर्निंग पर शेयर। ये टॉपिक हम सबसे बहुत अच्छे से कवर करते हैं, प्लीज ये वीडियो तो देखिएगा। कॉस्ट ऑफ डेब्ट, डेब्ट सस्ता है तो क्या प्रेफर करना चाहिए? डेब्ट। डेब्ट महंगा है, क्या प्रेफर करना चाहिए? इक्विटी। सबसे इंपॉर्टेंट है टैक्स रेट। एक फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज नथिंग बट इंटरेस्ट 1 माइनस टी। फॉर एग्जाम्पल, मेरा इंटरेस्ट रेट है 10%, टैक्स रेट है 30, ये आया 7। अब मैं अगर अपने टैक्स रेट को बढ़ाते जा रहा हूं, कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और डेब्ट डिक्रीज मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी डिक्रीज। तो ध्यान से समझना, टैक्स रेट जब हाई होता है क्या प्रेफर करो? डेब्ट। टैक्स रेट जब कम होता है क्या प्रेफर करो? इक्विटी। टैक्स रेट ज्यादा, डेब्ट। टैक्स रेट कम, इक्विटी। नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये ध्यान से समझना, बहुत बेसिक समझा रहा हूं। दो कंपनी है, दोनों के शेयर प्राइस है अभी 100 रुपए 100 रुपए। इसने डेप्ट लिया है 10 करोड़ का, इसने डेप्ट लिया है 10,000 करोड़ का। विच वन इज मोर रिस्की? कंपनी बी। सो यहां पे अब 1 साल बाद दोनों का शेयर प्राइस 110 ही हुआ, क्या मतलब? नहीं चलेगा। अब इसके शेयर को मैं नहीं रखूंगा, बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशन थी भाई, जब डेट इतना ज्यादा है, इक्विटी जब हायर रिस्क लेता है तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देता है। अगर हम इतना एक्सपेक्टेशन आप पूरा कर पाओगे? ये 10% बढ़ा तो 10,000 टाइम को शेयर बढ़ सकता है? नहीं। सो डेट, कीवर्ड डेट शुड नॉट बी यूज्ड बियॉन्ड अ पॉइंट। तो हमें क्या प्रेफर करना चाहिए तब? एक डेप्थ, इक्विटी। हद से ज्यादा डेप्थ ले लोगे, इक्विटी के एक्सपेक्टेशन इतने बढ़ जाएंगे कि आप पूरे ही नहीं कर पाओगे, और शेयर प्राइस बढ़ने की जगह क्या वी शुड नॉट यूज डेप्थ बियॉन्ड अ पॉइंट। हद से ज्यादा डेप्थ ले लोगे तो इक्विटी के एक्सपेक्टेशन इतने बढ़ जाएंगे कि आप उसको पूरा ही नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है फ्लोटेशन कॉस्ट। हम पढ़ चुके हैं द कॉस्ट इन्वॉल्व इन रेजिंग द फंड। अगर मेरा फ्लोटेशन कॉस्ट हाई है तो क्या प्रेफर करोगे? ज्यादा है फ्लोटेशन कॉस्ट, किस में आता है? इक्विटी। कम चाहिए, डेब्ट। ज्यादा चलेगा तो इक्विटी, हम पढ़ चुके। रिस्क कंसिडरेशन, अब इसमें दो तरीके के रिस्क होते हैं, एक बिजनेस रिस्क, एक फाइनेंशियल रिस्क। इसको हम ऑपरेटिंग रिस्क भी बोलते हैं, बिजनेस को चलाने का रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क इज नथिंग बट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। दोनों में से कोई भी रिस्क ज्यादा है, डेब्ट मत लो, इक्विटी। दोनों रिस्क कम है तो क्या प्रेफर करने का? डेब्ट। चलो 9 पॉइंट हो गए। चलो आगे, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इजी है। अब फ्लेक्सिबिलिटी मतलब भाई, मेरे पास जो एसेट है, मैं अगर सारी एसेट आज ही गिरवी रख दूंगा तो देखो, डेब्ट लेना बहुत इजी है, हमें सिर्फ अपनी एसेट गिरवी रखनी और पैसा ले लेना। बट मैं चाहता हूं कि आगे चलकर मुझे इजीली पैसा मिल जाए। डेब्ट से तो पैसा इजीली मिल जाता है, तो अभी क्या प्रेफर करोगे? इक्विटी। क्योंकि हम क्या मेंटेन रख रहे हैं? अपनी बीपी। बीपी मतलब बोरिंग पावर, ब्लड प्रेशर नहीं, बोरिंग पावर। आपको बता दो, जीवन में ये सोना, एसेट से पैसे इजीली मान, इसको गिरवी रखो पैसा ले लो। लोन लेना आसान होता है, ये जो एसेट है गिरवी रखी पैसा ले लिया। इक्विटी लेना डिफिकल्ट। आप चाहते हो बोरिंग पावर मेंटेन रहे तो गो फॉर इक्विटी, नहीं तो हमें क्या लेना चाहिए? बोरिंग पावर मेंटेन रहे तो क्या लेना, हमें क्या प्रेफर करना चाहिए? इक्विटी, नहीं तो डेब्ट। अब इसी के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल। बिजनेस का कंट्रोल अपने पास ही चाहिए, डेब्ट। कंट्रोल जाए तो चलेगा, इक्विटी। सेम पॉइंट है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वही, सेबी के रूल्स रेगुलेशंस, गवर्नमेंट, इन सब के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना। स्टॉक मार्केट कंडीशन दो तरीके के होते हैं, बुलिश और बेयरिश। बढ़ते हैं मार्केट में शेयर्स,
गिरते हैं मार्केट में डेब्ट। लास्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर, हमें दूसरे कंपनीज का भी कैपिटल स्ट्रक्चर को अच्छे से आइडेंटिफाई देखना होता है, बस जरूरी नहीं हम उसी पे अच्छे से रिलाय कर लें। अब बहुत इजी दो टॉपिक बचे हैं, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल मतलब जो फंड्स हमें चाहिए फॉर लॉन्गर टर्म। ये याद रखिएगा कि फिक्स कैपिटल शुड बी फाइनेंस फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्स। हमेशा कहां से लाना है? लॉन्ग टर्म। हमें शॉर्ट टर्म से फिक्स कैपिटल को फाइनेंस नहीं करना चाहिए। क्या? फिक्स कैपिटल को शॉर्ट टर्म से फाइनेंस नहीं करना चाहिए। अब इसके अंदर एक पॉइंट है शादी। वैसे फिक्स कैपिटल क्या होता है? फॉर लॉन्ग टर्म। इसके अंदर क्या होता है? बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट। लार्ज अमाउंट है तो हाई रिस्क। एक बार मैंने फैसला ले लिया तो हम इस फैसले को नहीं बदल सकते। ये है एक तरीके का इरिवर्सिबल डिसीजन। लॉन्ग टर्म, लार्ज अमाउंट, हाई रिस्क एंड इरिवर्सिबल। चलो, अब इसके बहुत इंपॉर्टेंट से है कुछ फैक्टर्स। पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। याद रखना, मैन्युफैक्चरर हो तो फिक्स कैपिटल हाई होगा, ट्रेडर हो भले ही होलसेलर रिटेलर हो जाएगा लो। स्केल ऑफ ऑपरेशन, बिजनेस को जितने ज्यादा बड़े लेवल पे ऑपरेट करोगे, जितना बड़े लेवल पे काम करोगे, फिक्स कैपिटल क्या हो जाता है? मशीन्स बढ़ती है। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ टेक्निक। कौन सी दो होती है? कैपिटल एंड लेबर। कैपिटल पे हम ज्यादा क्या यूज कर रहे हैं? मशीन, तो फिक्स कैपिटल क्या हो जाएगा? हाई। लेबर हम यूज कर रहे हैं इंसान, मशीन का यूसेज नहीं है, तो फिक्स कैपिटल हो जाएगा लो। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, हम ऐसे बिजनेसेस में जहां पे टेक्नोलॉजी बहुत ही जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट अपग्रेड हो रही है। कैसे? बहुत जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट अपग्रेड हो रही है, जैसे कि मोबाइल। टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंसी जल्दी आ रहा है, तो फिक्स कैपिटल क्या हो जाएगा? लो। नहीं तो फिक्स कैपिटल हो जाएगा हाई। टेक्नोलॉजी जल्दी चेंज हो रही है तो फिक्स कैपिटल हो जाएगा हाई, नहीं तो लो। जैसे कि मोबाइल में टेक्नोलॉजी जल्दी बदलता है तो फिक्स कैपिटल हाई है। ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन, सिंपल। ग्रोथ मतलब फर्म चूजेस टू क्रिएट हायर कैपेसिटी, हम अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं ताकि हम डिमांड पूरी कर सके, तो फिक्स कैपिटल क्या हो जाएगा? हाई। डाइवर्सिफिकेशन, हम नए ऑपरेशंस, नए बिजनेस लाइन स्टार्ट कर रहे हैं, अगेन फिक्स कैपिटल क्या हो जाएगा? हाई। एक है फाइनेंशियल ऑल्टरनेट, लीज ऑप्शंस। हम लीज पे, रेंटल्स पे चीजें ला सकते हैं। कैसे? लीज रेंटल ऑप्शन अवेलेबल है तो फिक्स कैपिटल लो, नहीं तो क्या हो जाएगा? हाई। लास्ट है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, जितना चाहो मिलकर काम करोगे। जब दो बिजनेसेस मिलकर काम कर रहे हैं तो भाई साहब हमें फिक्स कैपिटल लो लगेगा, नहीं तो वो हो जाएगा हाई। ये तो फिक्स कैपिटल। अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है वर्किंग फंड्स रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस। मोस्टली आप वर्किंग कैपिटल को शॉर्ट टर्म से भी ले सकते हो, लॉन्ग टर्म से भी। बट जो नेट वर्किंग कैप, देखो ध्यान से समझना, वर्किंग करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। मेरे करंट एसेट्स है 500 करोड़, करंट लायबिलिटी है 100 करोड़। तो करंट एसेट का कुछ हिस्सा तो कहां से आया है? करंट लायबिलिटी का। पर मेरा ध्यान से बात समझना, ध्यान से जो समझा रहा हूं, यहां है नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। मान लो शेयर होल्डर्स फंड 0 है, फिक्स एसेट भी 0 है। ये है 500 करंट एसेट्स, ये है 100, ये है 400। बन गई बैलेंस शीट। अब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, यानी कि 500 माइनस 100 कितना आया? 400। लोगों को लगता है वर्किंग कैपिटल है ना, करंट लायबिलिटी होता है, नहीं। ये जो नेट वर्किंग कैपिटल आया ना 400, एक्चुअल में पैसा आया कहां से है? नॉन करंट लायबिलिटी। इस साल बोर्ड्स में आ सकता है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि नेट वर्किंग कैपिटल इज फाइनेंस्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म। भाई 500 के एसेट थी, 100 तो करंट लायबिलिटी से आ गया, ये 400 कहां से आ रहा है? ये आ रहा है नॉन करंट लायबिलिटी। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सो नेट वर्किंग कैपिटल इज फाइनेंस्ड फ्रॉम व्हाट? शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म। क्योंकि जो एक्स्ट्रा था, एक्सेस, वो हम लेकर कहां से आ रहे हैं? नॉन करंट लायबिलिटी। अब इसके फैक्टर्स बहुत सिंपल है। पहले दो तो सेम है नेचर, बिजनेस साइकिल, बूम होगा, तेजी होगी तो हाई,
डिप्रेशन होगा तो लो। प्रोडक्शन साइकिल इज अ टाइम स्पैन, गुड्स बनने में जितना टाइम लगता है। अगर प्रोडक्शन साइकिल बड़ा है जैसे कि शिप वगैरह में, तो वर्किंग कैपिटल भी हाई, नहीं तो लो। सीजन भी दो होते हैं, पीक और लीन। पीक सीजन में वर्किंग कैपिटल हाई, लीन में वर्किंग कैपिटल लो। दो होता है, आप बहुत ज्यादा उधार दे रहे हो, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी रख रहे हो, तो वर्किंग कैपिटल हाई, नहीं तो वर्किंग कैपिटल लो। फिर नेक्स्ट है क्रेडिट अवेल, बहुत ज्यादा हम उधार ले रहे हैं, उधार मिल रहा है, पैसा लगाने की जरूरत ही नहीं है, लोग उधार पे पैसा दे, तो वर्किंग कैपिटल लो, नहीं तो हाई। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल मतलब टाइम लैग, कितना टाइम लगता है फ्रॉम प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर एंड रिसिप्ट ऑफ इट। जैसे पुष्पा को तुरंत मिल जाता था तो कोई वर्किंग कैपिटल नहीं, लेकिन आज के में क्रूड ऑयल अभी ऑर्डर प्लेस करो 1-2 महीने बाद आ रहा है, तो लीड टाइम इज हाई, तो वर्किंग कैपिटल भी हाई। लीड टाइम इज शॉर्ट, वर्किंग कैपिटल इज शॉर्ट। कंपटीशन ज्यादा है, वर्किंग कैपिटल हाई। ये याद रखना, ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए दो रेशियो है, डेटर टर्नओवर और इन्वेंट्री टर्नओवर। अभी आपका अकाउंट्स का पेपर हो गया तो ध्यान से समझना, जब भी टर्नओवर रेशियोज आर हाई, ऐसा बोला जाता है अकाउंट्स में कि हम एफिशिएंसी हाई है। अगर एफिशिएंसी हाई है तो रिसोर्सेज ढंग से यूटिलाइज है, ढंग से यूटिलाइज है तो वर्किंग कैपिटल लो, नहीं तो वर्किंग कैपिटल हाई। ये रेशियोज हाई है तो वर्किंग कैपिटल हाई, नहीं तो लो। वर्किंग कैपिटल सॉरी, रेशियो हाई है, एफिशिएंसी ज्यादा है, तो वर्किंग कैपिटल लो, नहीं तो वर्किंग कैपिटल हाई। लास्ट 2 पॉइंट सिंपल, हायर ग्रोथ, हायर वर्किंग कैपिटल, हायर इन्फ्लेशन, हायर वर्किंग कैपिटल। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट कर देना, हाई लो में कुछ गड़बड़ होगी तो उसके लिए सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, सी यू गाइस, टाटा बाय बाय।